हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज़। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो पेडागोजी से रिलेटेड है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और आपको पूछा जाता है उसमें कि आप अगर इस तरह की सिचुएशन रहती है, मान लीजिए कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देख नहीं सकता है, तो आप उसके लिए किस तरह के टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे या क्लासरूम के इन्वायरमेंट को किस तरह से बेस्ट बनाएंगे कि वो अच्छे से सीख सकता है। इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी रहते हैं हम किस तरह से क्लासरूम में यूज़ करेंगे, प्रोजेक्टेड टेक्निक्स कौन सी होती हैं, नॉन प्रोजेक्टेड टेक्निक्स कौन सी होती हैं, कौन सी टीचिंग एड्स जो है हम डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। जो भी बैच आप अवेल करना चाहते हैं आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन एंड बैचेस चल रहे हैं, विद डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं। निम्बस करियर ऐप पे जाके आप कोर्सेज के सेक्शन से इन्हें अवेल कर सकते हैं, जिस भी बैच में आप इनरोल होना चाहते हैं। आपको ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे भी कॉल करके अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे कि किस तरह का मटेरियल क्लासरूम में एक टीचर को यूज़ करना चाहिए, जिस तरह की सिचुएशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, और किस तरह के क्लासरूम को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कौन कौन से हम एड्स का यूज़ करेंगे, कौन कौन से हम टीचिंग मैथड्स का यूज़ करेंगे। सो वो सब देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन के माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टीएलएम शुड बी यूज टू, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाना चाहिए। किस चीज के लिए हम टीएलएम का यूज करते हैं और किया जाना चाहिए। फर्स्ट है मेक टीचिंग इम्प्रेसिव, हम एक शिक्षण को प्रभावशाली बनाए रखें ताकि हम अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उनका यूज करेंगे तो क्लासरूम इम्प्रेसिव होगी, डेफिनेटली होगी। मेक टीचिंग एंटरटेनिंग, हम क्लासरूम को एक मनोरंजन बनाए रखें, बिल्कुल एक मनोरंजन भी जरूरी है क्लासरूम में, ताकि बच्चे डिमोटिवेट ना फील करें। टाइम टू टाइम हमें रीइंफोर्समेंट उनको देनी चाहिए। प्रोवाइड कंक्रीट एग्जाम्पल्स, हमें बच्चों को सिर्फ कंक्रीट एग्जाम्पल्स ही नहीं देने हैं, हमें उन्हें एब्स्ट्रैक्ट की तरफ भी लेके जाना है। सो फैसिलिटेट लर्निंग, हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट सुविधाजनक बनाने के लिए हम टीएलएम का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके साथ जाएगा वो है आपका ए ऑप्शन। देखिए, मेक टीचिंग इम्प्रेसिव, हम शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही आपकी अगर हम इम्प्रेसिव बनाएंगे डेफिनेटली एंटरटेनिंग होगी हमारी, तो ऑब्वियसली इम्प्रेसिव होगी, इसके अंदर आ जाएगा। प्रोवाइड कंक्रीट एग्जाम्पल्स जो है वो देंगे तो ऑब्वियसली क्लासरूम जो है वो इम्प्रेसिव होगा, ठीक है। और फैसिलिटेट लर्निंग भी, अगर हम फैसिलिटेट लर्निंग करवाएंगे, बच्चों को सुविधाजनक शिक्षा देंगे, सिखाएंगे, लर्निंग इस तरह से देंगे तो जो टीचिंग है वो इम्प्रेसिव बनेगी। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाता है। ऑप्शंस आपने देखने हैं कि कई बार ऐसे होते हैं कि एक ऑप्शन के अंदर ही बाकी सब ऑप्शंस फिट आ जाते हैं, तो सबसे बेस्ट की तरफ हमने जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स क्लासरूम टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग इन, देखिए ये पूछा गया है आपको कि सबसे महत्वपूर्ण कारक, एक कारक बताना है जो कक्षा शिक्षण को अधिक रोचक बनाता है, ठीक है, जो क्लासरूम को मोर इंटरेस्टिंग बनाता है। तो हमने क्या बताना है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना है। ये आपको फैक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब बेस्ट फैक्टर कौन सा होता है, हम लेसन प्लान बना के लेके जाएंगे तो क्या हमारी क्लासरूम की टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। एक आप बेस्ट लेसन प्लान बना के तो लेके जा सकते हैं, क्या आप उसी तरह के लेसन प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वो भी चीजें जरूरी होती हैं। कंटेंट ऑफ टॉपिक, कंटेंट ऑफ टॉपिक जो रहेगा वो इंटरेस्टिंग होगा, तभी हमारी क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग बन पाएगी। टीचर की पर्सनालिटी, देखिए टीचर की पर्सनालिटी जिस तरह का भी है आपकी क्लासरूम को इफेक्ट करती भी है और नहीं भी करती है। एक टीचर का बहुत अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल है, या एक टीचर बहुत अच्छा बोल रहा है, ठीक है, एक टीचर के खड़े होने का स्टाइल बहुत अच्छा है, लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है, बट जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आ ही नहीं रहा है। तो पर्सनालिटी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है आपकी टीचिंग को बेस्ट बनाने के लिए। आपके मेथड्स क्या हैं, आप कौन सी एड्स का यूज कर रहे हैं, आप ये समझ पा रहे हैं,
डायग्नोज कर पा रहे हैं बच्चों को और उनको बेस्ट रेमेडी दे पा रहे हैं, सो वो सबसे बेस्ट आपका रहता है। हम किस तरह के टीचिंग मेथड्स का यूज कर रहे हैं, हम हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए किस तरह के मेथड्स यूज कर रहे हैं जिससे क्लासरूम टीचिंग जो है वो इंटरेस्टिंग बने। तो ठीक है जी, अब मेथड्स में ही आपका देखिए लेसन प्लान के बीच में आपके टॉपिक का कंटेंट आ जाएगा, तो ये दोनों चीजें आपकी टीचिंग मेथड्स में शामिल हो जाती है। हम जो कंटेंट लेके जा रहे हैं, हमारा लेसन प्लान किस तरह का है, अगर हमारे मेथड्स ही अच्छे नहीं हैं तो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी फेल हो जाएंगी। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a principle of use of audio visual teaching aids? निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का सिद्धांत नहीं है। हमने बताना है कौन सा एक प्रिंसिपल है जिसका यूज हम ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स में नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऑडियो विजुअल एड कौन सी होती है, ठीक है, सुन पाना और जिसको देख पाना, इस तरह की जो टीचिंग एड्स क्लासरूम में हम यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो उसके लिए हमें एक बेस्ट सिलेक्शन की जरूरत रहती है। हम प्रेजेंटेशन अगर अच्छी तैयार करेंगे, ऑब्वियसली हमारी ऑडियो विजुअल एड में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं हम और प्रिपेयर करते हैं उसको। ठीक है, बट ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी नहीं आती है, किसमें, हमारी ऑडियो विजुअल एड की टीचिंग एड में शामिल नहीं होती है। तो किसी तरह का ये प्रिंसिपल इसमें शामिल नहीं होते। ये बाकी सब तीन चीजें जो है वो आपकी किसके, ऑडियो विजुअल एड के प्रिंसिपल में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड? देखिए वही मैं आपको कह रही थी कि दृष्टि बाधित बच्चा अगर क्लासरूम में रहता है तो उसके लिए सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी है? विजुअल मटेरियल हम उसको देंगे। आप सब जानते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड है मतलब देख नहीं पाता है, दृष्टि बाधित है, तो विजुअल मटेरियल देंगे तो उसको तो समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि वो एक इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल होगा? नहीं होगा। वीडियो बेस्ड, देखिए विजुअली इम्पेयर्ड है, देख नहीं पाता है, तो वीडियो तो हम उनको दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस। टेक्टाइल बेस्ड, ठीक है, टेक्टाइल बेस्ड होता है मतलब आपका स्पर्श आधारित। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इसमें। मान लीजिए मैंने क्या किया, कुछ बच्चे हैं वो देख नहीं पाते हैं, तो मैंने क्या किया, मैं उनके लिए कुछ इस तरह के टीचिंग मटेरियल लेके जा रही हूँ। तो कि मैंने ना डायग्राम 6 बटन्स लगा दिए मैंने एक पेज पे। ठीक है, 6 मैंने कुछ बटन्स लगा दिए। अब मुझे ये नहीं पता है कि कितने हैं, 5 हैं और 6 हैं। ठीक है, ओके, ये बटन्स मैंने जो बटन्स मिलते हैं ना शर्ट्स पे लगे होते हैं, तो वो वाले बटन्स मैं ले गई एक चार्ट के ऊपर लगा के। अब जो बच्चा देख नहीं पा रहा है मैं उसको कहूंगी कि आप इसको स्पर्श कीजिए और बताइए काउंट करके कि इसमें कितने बटन्स हैं। तो वो इनको जब इस तरह से टच करेगा तो वो देखेगा कि इसमें 5 बटन्स हैं। इसको कहा जाता है टेक्टाइल बेस्ड, मतलब जो चीजें हम स्पर्श करके जो चीजों को फील करके जो चीजों का रिजल्ट निकालते हैं उसको टेक्टाइल बेस्ड मटेरियल कहा जाता है। तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा, तो सी हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गेटिंग अ पॉइंट। सो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, इससे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। What is most important while writing on blackboard? ओके, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अगर ब्लैक बोर्ड पर मैं लिख रही हूँ तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लिखते समय? मुझे ध्यान रखना है कि राइटिंग इन बिग लेटर मतलब मुझे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, राइटिंग इन स्मॉल लेटर के मुझे छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है, या मुझे गुड राइटिंग अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, ये क्लैरिटी इन राइटिंग। देखिए आप सब जानते हैं कि आप चाहे छोटे अक्षरों में लिखिए चाहे आप बड़े अक्षरों में लिखिए, बट जब तक आपकी राइटिंग में क्लैरिटी नहीं है, बच्चे उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप बड़ा लिखिए छोटा लिखिए जैसे मर्जी लिखिए, कोई भी आप राइटिंग का यूज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं। सो क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डी इज द राइट आंसर है।
यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन टीचिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं कि टीचिंग में हम दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, करते हैं हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे और फिजिकल एक्टिविटीज हम कराएंगे, ग्राउंड में बच्चों को ले जाएंगे। अगर मैं बच्चों को कुछ साइंस करवा रही हूँ तो मैं उसके एक्सपेरिमेंट्स लैब में करवाऊंगी, अगर मैं उनको इन्वायरमेंट करवा रही हूँ तो मैं उनको ग्राउंड में ले जाके एक्टिविटीज करवाऊंगी। ठीक है, कुछ गेम स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हम टीचिंग में करवाते हैं वो किस लिए होते हैं? फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, कि हम एक मूल्यांकन को प्रभावी बना सके, या प्रोवाइड डाइवर्जन ऑफ लर्निंग, कि हम शिक्षार्थियों को एक डाइवर्स यानी मोड प्रदान कर पाए, या हम यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस ऑफ इनहांस लर्निंग, यानी बच्चों की जो इंद्रियां हैं उनको हम अधिकतम संख्या में प्रयोग कर पाए, वो अपनी सेंसेस का प्रयोग कर पाए ज्यादा से ज्यादा नंबर में। ठीक है जी। प्रोवाइड रिलीफ टू टीचर, टीचर को रिलीफ जहां पर देने की बात की जाएगी वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इस तरह, इसलिए हम टीचिंग लर्निंग मेथड का यूज नहीं करते हैं कि टीचर को रिलीफ हो जाएगा, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। हमें बच्चों को एक मोड प्रदान नहीं करना है किस तरह के हम ऑडियो विजुअल एड दे रहे हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन, असेसमेंट की बात नहीं की जाती है, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस ऑफ इनहैंस द लर्निंग, यानी लर्निंग को इनहैंस करने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग बच्चे करें। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। Which of the following is not considered a project aid? इनमें से एक परियोजना सहायता नहीं है, किस चीज को नहीं माना जाता है प्रोजेक्ट एड में? ठीक है, आप सब जानते हैं प्रोजेक्टिव एड, नॉन प्रोजेक्टिव एड्स कौन सी होती है। अब हमें निकालना है कि कौन सी एक प्रोजेक्टिव एड नहीं है। देखिए, आप सब जानते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर एक आपकी प्रोजेक्ट एड है, हम यूज करते हैं डेफिनेटली, तो आपकी एक प्रोजेक्ट एड हो जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका नॉन प्रोजेक्टेड एड में आ जाता है। ठीक है, ये नॉन प्रोजेक्टेड एड में आपका आ जाता है। क्या आ जाता है जी? आपका ब्लैक बोर्ड। ठीक है जी, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो भी आपके आ जाते हैं, एंड एपिडेसियास्कोप जो है, एपिडाइस्कोप जो है वो भी आपका बिल्कुल सही है, आपके किसमें आता है? प्रोजेक्ट एड्स में आ जाता है। तो डी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका इसमें नहीं आता है, प्रोजेक्टेड एड में नहीं आता है, ये आपका नॉन प्रोजेक्टेड एड में आता है। द क्वालिटी ऑफ गुड साइंस टेक्स्ट बुक इज, अगर हम एक साइंस की बुक्स क्लासरूम में देते हैं किसी भी क्लास में, तो उसकी एक बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होना चाहिए, कि ठीक है आप संगठित सामग्री उन्हें दे देंगे, बट सामग्री भी तो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होनी चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए और कॉस्टली होनी चाहिए। देखिए, कोई भी बुक है, किसी तरह की भी बुक्स हम देते हैं क्लास में, तो वो कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, इनका एक एवरेज सा रेट होना चाहिए। ठीक है, तो डी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, अगर हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बच्चों को देते हैं, हमें साइंस क्या है, अब हमारे जितने भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हमारी जितने भी इन्वेंशंस हो रही हैं, उन सब चीजों को हमने क्या करना है? साइंस की टेक्स्ट बुक्स में ऐड करना है, ताकि बच्चे भी अप टू डेट रहें हर एक इन्वेंशन के साथ। जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीजें हैं, वो सब हमारे बच्चे उनके साथ जुड़े रहें। एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होंगे तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगी, और एक डायग्राम्स भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर इस पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एजुकेशनल टूर, हम क्या कर रहे हैं शैक्षणिक दौरे के दौरान, व्हाट शुड नॉट बी योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चिल्ड्रन? अगर हम बच्चों को एक एजुकेशन टूर में लेके जा रहे हैं, सो आपको बच्चों के साथ कौन सी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए? इसमें पूछा गया है हमें नहीं रखनी है। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन, देखो नहीं रखनी है तो आंसर तो एक ही होगा। अब तीन जो होंगे वो मतलब रखनी चाहिए वो होना, तो पहले हम निकाल लेते हैं हमें कौन सी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एलिमिनेट कर देंगे। चिल्ड्रन शुड ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए और क्वेश्चंस पूछने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मतलब गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें पूछा गया है नोट। चिल्ड्रन शुड एंजॉय द टूर, बच्चे जो है वो दौरे का आनंद ले, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एजुकेशन टूर पर लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे एंजॉय करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रन शुड ऑब्जर्व एंड नोट क्वेश्चन इन देयर डायरीज, बच्चे ऑब्जर्व करें, चिल्ड्रन ऑब्जर्व करें
एंड जो भी उनके क्वेश्चंस हैं वो उनको अपनी डायरी में नोट डाउन करें। बिल्कुल सही बात है, मतलब गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है, देख लेते हैं। चिल्ड्रन शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप इस एजुकेशन टूर पे लेके जा रहे हैं तो लास्ट में बच्चे ने क्या सीखा है, क्या फील किया है, क्या ऑब्जर्व किया है, जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको टीचर से पूछना चाहिए और टीचर को उनके आंसर्स देने चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10th क्वेश्चन पे, एंड द क्वेश्चन इज which is considered the most effective means of attaining knowledge and understanding by student। अब जो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान और समझ प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन। ओके, बच्चों को नॉलेज लेने का और उन्हें नॉलेज को अटेन करने का, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझने का एक इफेक्टिव मीन क्या हो सकता है। मास मीडिया से अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, मास मीडिया से तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि आज के टाइम पे मीडिया में ऐसी चीजें होती हैं, कुछ गलत ही बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं, नेगेटिव, तो एक बेस्ट, एक इफेक्टिव मीन नहीं हो सकता है। आपको एक नॉलेज को अटेन करने का और उसको समझने का, तो टीचर्स से भी समझ सकते हैं, पेरेंट्स से भी समझ सकते हैं, बट जो सबसे सही है बुक्स में आपको एक वैलिड आंसर मिलता है, बिल्कुल सही आंसर मिलता है। आपके पेरेंट्स को भी उसका गलत ज्ञान हो सकता है, टीचर को भी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, बट जो बुक्स हैं वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। टीचर भी हो सकता है, बट क्योंकि हमें सबसे बेस्ट वाले में जाना है, सो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है जी, एंड द 11th क्वेश्चन है हमारा, while reading what should be the distance between the book and the eye of learner। यानी पढ़ते समय पुस्तक और विद्यार्थी की आंख के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको पहले। सो अगर मैं कोई बुक को पढ़ रही हूँ, ठीक है, अब उस बुक के और मेरी आंखों के बीच में, ठीक है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। सो मिनिमम 6 इंचेस का, मिनिमम 12 इंचेस, मिनिमम 10 इंचेस और नन ऑफ दिस। तो मिनिमम 12 इंचेस का डिफरेंस होना चाहिए, न्यूनतम 12 इंच का जो है वो आपके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए बुक और आईज के बीच में। ठीक है, एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क टू द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों को होमवर्क देने का लाभ क्या होता है। टू कीप देम बिजी एट स्कूल, की बच्चों को आप स्कूल में, देखिए होमवर्क तो घर को देते हैं ना, तो स्कूल में कैसे स्टडी एट होम, के घर पे वो पढ़ते रहे। मे बी चेक फॉर देयर प्रोग्रेस, यानी वो अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लीजिए, फॉर्मेटिव टेस्ट ले लीजिए, कोई और टेस्ट आप ले सकते हैं, क्विज करवा सकते हैं, उससे भी बच्चे अपने प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। सो मे बी हैबिट, मे डेवलप हैबिट फॉर सेल्फ स्टडी, ताकि बच्चे क्या कर सके, एक विकसित कर सके आदत को, हैबिट को डेवलप कर सके सेल्फ स्टडी का, कि आप होमवर्क देंगे तो बच्चे घर जाके पढ़ाई करेंगे, तो उनमें एक सेल्फ स्टडी का एक हैबिट डेवलप होगी। Which of the following methods be correct for a teacher while writing on blackboard? ओके, कौन सा मेथड टीचर के लिए करेक्ट रहेगा जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा। ठीक है, सो कौन सा मेथड बेस्ट होगा एक टीचर के लिए। राइटिंग फास्ट एज क्लियरली एज पॉसिबल, आप जल्दी जल्दी लिख लो और क्लियर लिख लो, ताकि बच्चे लिख तो लें बट समझ ना पाए। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट, यानी पहले आपने ब्लैक बोर्ड पे पूरा का पूरा लिख दिया, उसके बाद आप बच्चों को बोल रहे हैं चलो इसको पढ़ो। ये सबसे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। आपको ऐसा नहीं करना है कि बस आपने लिख दिया, बाद में आप बच्चों को बोल रहे हैं आप इसको पढ़ो और इसको समझाओ। करते हैं, बहुत सारे टीचर करते हैं। पुटिंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड द राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम, यानी आप क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे और फिर उनके बताए अनुसार उत्तर लिखेंगे। मान लीजिए मैंने आपको पूछा, ठीक है, हम डिसेबिलिटी कर रहे हैं, मैंने आपको पूछा कि अब आप मुझे बताइए जो बच्चा पढ़ नहीं सकता है, ठीक है, जो बच्चा लिख नहीं सकता है, उसमें कौन सी डिसेबिलिटी होगी। आपने आंसर दिया, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। अब आप मुझे बताओ डिस्कैल्कुलिया के सिम्टम्स कौन से होते हैं। आपने मुझे बता दिया कि मैडम जो बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पूछूंगी, अब आप मुझे बताओ जो सोशली ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं वो कौन से होते हैं। आप मुझे बोलेंगे मैडम ऑटिज्म होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप पूछेंगे, उसके बाद जो बच्चे आंसर देंगे उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। सी इज द राइट आंसर है, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। टर्निंग टूवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड एंड टीचिंग along with the writing at the same time, यानी आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ही मुड़ जाएंगे बिल्कुल और लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हमारा आंसर नहीं होगा। द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय अ टीचर, एक टीचर ब्लैक बोर्ड को किस तरह से एक सर्वोत्तम में उपयोग कर सकता है। पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट, यानी उसको ब्लैक एंड व्हाइट मैटर में रखेगा, ठीक है।
मेकिंग द स्टूडेंट्स अटेंटिव, बच्चों को अटेंटिव बनाना, हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ, खुद को ही वो हाईलाइट करेगा, राइटिंग द इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट। देखिए ब्लैक बोर्ड का सबसे बेस्ट यूज यही होता है कि आप जो बोल रहे हैं पूरी पूरी कहानी ना चेप दें, जो एक नोटेबल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम ब्लैक बोर्ड में लिखे, इसलिए ब्लैक बोर्ड बनाया गया है कि जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखने चाहिए, जो हाईलाइट्स होती है उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए। डायनेमिक अप्रोच ऑफ टीचिंग मीन्स, एक टीचिंग के डायनेमिक अप्रोच का क्या अर्थ है, ठीक है। डायनेमिक क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, गतिशील होती है, समय के साथ बदलती रहती है, हम उसको बदल सकते हैं। टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, बिल्कुल सही बात है, टीचर को एनर्जेटिक और डायनेमिक होना चाहिए, एक अप्रोच अगर हम यूज करें। टॉपिक ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक, हमें ओके टॉपिक जो है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए बट डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल गलत बात है, हमें स्थिर नहीं रखना है, हम उसको बदलना है। टीचिंग शुड बी फोर्सफुल, बेसिकली इसमें बात की है टीचिंग की एक डायनेमिक अप्रोच की। सो डायनेमिक अप्रोच का यूज कर सकते हैं जब हम टीचर एक एनर्जेटिक होगा और डायनेमिक होगा, ठीक है। स्टूडेंट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, क्यों नहीं सीखेगा बच्चा, बिल्कुल सीखेगा। टीचिंग शुड बी फोर्सफुल, बच्चों को हमने फोर्सफुली चीजें नहीं करवानी है। सो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। Which of the following teaching method is considered the most suitable and teaching a lesson on wildlife? आप बच्चों को क्या करेंगे, वन्य जीवन पर पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सो कौन सी ऐसी पद्धति है सो सबसे बेस्ट मानी जाएगी, उपयुक्त मानी जाएगी, जब हम क्या करेंगे उनको वाइल्ड लाइफ लेसन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मॉडल का यूज करेंगे आप, फिल्म शो का यूज करेंगे, स्लाइड शो का, या टूर। तो ऑब्वियसली हम वाइल्ड लाइफ पे लेसन पढ़ा रहे हैं, उनको वन्य जीव के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको नियर बाय के जू में लेके जाएंगे, ठीक है जी। स्लाइड शो से भी ठीक है वो समझ लेंगे, बट अगर हमको सामने का दौरा करवाएंगे तो एक वो सबसे बेस्ट हो जाता है। तो डी हमारा बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय अ टीचर टू, यानी शिक्षण द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ग्लोरीफाई द क्लास, क्लासरूम को आप महिमांडन बना दे। ग्लोरीफाई करना इज नॉट अ एक मतलब एक बेस्ट इंस्ट्रक्शनल एड टीचर यूज करे। क्लैरिटी द कंसेप्ट, बिल्कुल एक हम इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज क्यों करते हैं, ताकि बच्चों को कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए मैं नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा रही हूँ और उसमें मैं बच्चों को डिफरेंट जितने भी हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उनकी पिक्चर्स ले जाती हूँ फ्लैश कार्ड पे, तो बच्चों को समझ होगी, फोटो याद होगी कि सदाबहार वन कौन से होते हैं या पर्णपाती वन कौन से होते हैं। सो ये चीजें अगर मैं फोटो के माध्यम से उनको दिखाऊंगी तो वो लंबे टाइम के लिए उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट द स्टूडेंट, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ हम टीचिंग एड का यूज करेंगे, उनके लिए हम उनको मूवीज भी दिखा सकते हैं, एक्स्ट्रा काम भी करवा सकते हैं। एंश्योर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को बनाने के लिए एक इंस्ट्रक्शनल एड का यूज होना ना होना ये मैटर नहीं करता है, डिसिप्लिन के लिए हम और भी चीजें कर सकते हैं। सो क्लैरिफाई द कंसेप्ट, कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल एड का यूज करते हैं। मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज, एक सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण क्या कहलाता है। नॉन प्रोजेक्टेड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्टेड एंड आपका नन ऑफ दीज। सो क्या हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। सो जब हम बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाते हैं, ठीक है, एक इफेक्टिव टीचिंग एड वही है जब हम बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाते हैं। जब आप जानते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, एनसीएफ 2005 यही बात करता है कंस्ट्रक्टिविज्म की, प्याजे भी यही बात करते हैं कि लर्निंग जो है वो आपका बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करे, किसके फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करके। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बेस्ट रहते हैं। आप बच्चों को लाइव एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम करवाएंगे। इफ अ स्टूडेंट इज बैक बेंचर एंड रिपीटेडली स्टैंड्स इन टू ब्लैक बोर्ड एंड सिट, यू वुड परस्यू, ठीक है। यानी आप मान लीजिए यदि कोई बच्चा है वो बैक बेंचर है, ठीक है, और वो बार बार खड़ा होता है और ब्लैक बोर्ड को देखता है और फिर बैठ जाता है, खड़ा होता है, ब्लैक बोर्ड को देखता है और फिर बैठ जाता है, बैक बेंचर है। ही इज क्रिएटिंग मिसचिफ, यानी वो एक उत्पादन मचा रहा है। ब्लैक बोर्ड में हैव सम शाइनिंग इफेक्ट्स, ब्लैक बोर्ड में कोई शाइनिंग इफेक्ट्स है तो सिर्फ एक ही बच्चा क्यों उठ रहा है, बाकी क्यों नहीं उठ रहे हैं। ही हैज अ पोर आईसाइट, बिल्कुल हम मान सकते हैं कि उसकी दृष्टि कमजोर है, इसलिए वो बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है, फिर उसको देख रहा है। ऑप्शन के माध्यम से आपने इसको समझना है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग टू, यानी आप कह सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। रेमेडियल टीचिंग का यूज कब करते हैं हम, जब बच्चे को दिक्कत रह जाती है और जब हम उसको डायग्नोज करते हैं उसके बाद हम रेमेडी देते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग का एक बेस्ट पर्पस क्या हो सकता है,
टेस्ट रिसेंटली टॉट कंटेंट, आप जो हाल ही में जो आपने पढ़ाया है उस पर आप बार बार टेस्ट देंगे, जरूरी नहीं है आप उसको बेस्ट रेमेडी दे रहे हैं, आप डायग्नोज कर पा रहे हैं। इंट्रोड्यूस न्यू कंटेंट, हम नई सामग्री का परिचय दे रहे हैं, नई सामग्री को तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग का यूज करेंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। टीचिंग इन द टॉपिक कंटेंट नॉट प्रॉपरली लर्न, यानी बच्चा अगर कोई कंटेंट को, किसी टॉपिक को अच्छे से नहीं सीख पाया है, ठीक है, तो हम दोबारा से उसको वही कंटेंट प्रॉपरली लर्न करवाएंगे और समझाएंगे, इसके लिए रेमेडियल टीचिंग का यूज किया जाता है। तो ये बेस्ट पर्पस रेमेडियल टीचिंग का यही है, टीच अगेन द टॉपिक ऑलरेडी लर्न, बच्चे ने जो सीख लिया है आप उसको दोबारा से लर्न करवाएंगे, रेमेडी में काउंट नहीं होगा, वो आपकी रिवीजन में काउंट हो जाएगा। तो सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर पुट कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है जी। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट टूल फॉर मोटिवेट स्टूडेंट्स? एक बेस्ट टूल क्या हो सकता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? मेक लेसन्स मोर इंटरेस्टिंग, लेसन को हम मोर इंटरेस्टिंग बना देंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे। सी कोऑपरेशन इंस्टीट्यूट, बच्चों के साथ कोऑपरेट करेंगे। मीट पेरेंट्स रेगुलर, उनके पेरेंट्स के साथ रेगुलर इन मीटिंग है, हम कैसे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं? सो आपने बताना है। ये हमारे पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं जिसमें हमारे टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6 ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, कुछ और बैचेस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, आप अवेल करना चाहते हैं निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, कभी भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप इस पे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।